देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हम लोग सेकंड चैप्टर पे आ रहे हैं और सेकंड चैप्टर क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट और इंटरसेप्ट्स, अंतःखंड जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये दो तरह के इंटरसेप्ट्स होते हैं, एक एक्स इंटरसेप्ट, एक वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है कि जब कोई लाइन हम बनाते हैं, वो लाइन एक्स एक्सिस को जहां कट करती है, तो उस कटिंग पॉइंट से ओरिजिन तक की डिस्टेंस जो है वो इंटरसेप्ट कहलाती है। और वाई एक्सिस को जहां पर जो है लाइन कट कर रही है, उस पॉइंट से ओरिजिन तक की डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाती है, वाई इंटरसेप्ट कहलाती है। इसलिए जब इंटरसेप्ट के क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे तो उसमें सबसे पहली चीज आती है, पहले इसको समझ लें कि इंटरसेप्ट है क्या। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, ये कोई लाइन जा रही है, एक लाइन का कोई इक्वेशन है, मान लीजिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के, ये एक इक्वेशन है। ये इसने इसको कट किया 4 और ये है 5, तो यहां पे ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये हो गया 4, ये है 1 2 3 4 और 5। तो एक्स इंटरसेप्ट क्या है, यहां से ओरिजिन से, क्योंकि ये ओरिजिन है 0,0 है, तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस को जहां ये कट कर रहा है, ये है एक्स इंटरसेप्ट। और इसको अगर हम ए से रिप्रेजेंट करें, इस ए से कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस इक्वेशन से कंफ्यूज नहीं होगा, अगर हम इसको ए से रिप्रेजेंट करें और जहां वाई एक्सिस को लाइन कट कर रही है, इस कटिंग पॉइंट से ओरिजिन तक की जो डिस्टेंस है ये कहलाएगा वाई इंटरसेप्ट। तो अब एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट को अगर हम बी से रिप्रेजेंट करें, तो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वो क्या था कि x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1। इसका मतलब अगर हम किसी भी लाइन के इक्वेशन को जो भी जिस फॉर्म में दिया है, उसको अगर हम इस फॉर्म में ले आए, x के नीचे जो वैल्यू होगी वही x इंटरसेप्ट कहलाता है, y के नीचे जो वैल्यू होगी वही y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो x इंटरसेप्ट कौन सी वैल्यू हो गई, जो x के नीचे आएगी इस इक्वेशन के फॉर्म में। मतलब कोई भी इक्वेशन अगर दिया रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिया a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसको हमें इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस तरह से जब हम कन्वर्ट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो x के नीचे जो वैल्यू होगी दैट विल बी x इंटरसेप्ट, और y के नीचे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, y इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट हो जाता है जो कि हम लोग यहां पर जिसको हम लोगों को निकालना है। और कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट हमने आपको बताया था कि जैसे कोई भी पॉइंट अगर हम लोग बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई पॉइंट हमने लिया, इसकी यहां पर हमने देखा, मान लीजिए 3 पॉइंट पर कट कर रही है, यहां पर देखा, सपोज कर लीजिए 4 पॉइंट पे है, तो हम ये कहते हैं 3,4। पहले एक्स एक्सिस पर इसकी डिस्टेंस देखेंगे ओरिजिन से यहां तक की, तो ये आपके 3 हो जाएगा, और ओरिजिन से वाई एक्सिस पर जो डिस्टेंस देखेंगे वो हो जाएगा वाई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये है 3 होने का मतलब इस पॉइंट की वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग कहते हैं एक्स का मान। किसी पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो हम वाई एक्सिस पर देखते हैं, जो कि होता है वाई का मान। तो ए की जो वैल्यू होती है, जो आपके ये वैल्यू है पहली, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये होता है एब्सिसा, जिसको जो है आपके एक तरह से एब्सिसा और ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाता है, कोटि और भुज जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। तो हिंदी में कोटि भुज बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यही एब्सिसा और जो है आपके ऑर्डिनेट हो जाता है। एब्सिसा ऑर्डिनेट मिल करके क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो यहीं पर कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट ये डिफाइन करता है कि किसी भी पॉइंट की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, या एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, या वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर मौजूद है। तो ये अगर हम लोग जो है आपके देखते हैं, तो इस तरह का जो भी आपके क्वेश्चंस बनेंगे, तो या तो इंटरसेप्ट पे इस तरह के जैसे एक्स और वाई इंटरसेप्ट को हम देखेंगे, और या फिर कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट। तो इन दो पॉइंट्स पर देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे या किस तरह से बनेंगे, एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है 4x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0 के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर काटा अंतःखंड कितना होगा।
अंतःखंड मतलब इंटरसेप्ट। अब एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे काटा गया, अंतःखंड कितना होगा। अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में दिया है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के, तो हम इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, हम इसको x बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर 1 के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अगर इस फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे इस इक्वेशन को, तो अपने आप हमें जो है इंटरसेप्ट मिल जाएंगे। तो अब देखिए जैसे इक्वेशन क्या है, 4x प्लस 2y माइनस 8 को उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 8। और क्योंकि आपको राइट हैंड साइड पे 1 लाना है, 1 कैसे आएगा, 8 को अगर हम डिवाइड कर दें, 8 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 4x बाई 8, ये हो जाएगा 2y बाई 8 बराबर 8 बाई 8 दैट इज 1 के, और 4 8 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x बाई 2 प्लस 2 4 से कैंसिल हो जाएगा y बाय 4 इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये जो इक्वेशन था लाइन का, इस इक्वेशन को हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1 के। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो a की जगह क्या आ रहा है 2, तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x इंटरसेप्ट जो है जिसको हम a से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज इक्वल्स टू 2। और y इंटरसेप्ट की अगर हम बात करेंगे तो y इंटरसेप्ट जो हो जाएगा, ये अगर आप देखेंगे तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं b से, जिसकी वैल्यू कितनी निकल रही है इसको कंपेयर करने पर, b इज इक्वल्स टू 4। इसलिए जो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा 2 and 4, तो इसलिए आंसर क्या होगा D। तो B वाला इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि x अक्ष पर कितना काट कर रहा है, अंतःखंड कितना काट रहा है, इंटरसेप्ट कितना काट रहा है दैट इज 2, और y एक्सिस पर कितना काट रहा है 4, तो इसलिए 2 और 4 जो है वो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू हो जाएगी। तो आपको देखिए सिर्फ कुछ नहीं, ये एक लाइन का सोल्यूशन है। और हमने जैसे आपको बताया कि मैथमेटिक्स में आपको कम से कम, क्योंकि जब ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं और जब आपको एक तरह से कोई कैलकुलेशन नहीं शो करना है, तो हम जितना फास्ट हो सके, जितनी हम अपने स्टेप्स को काट सके उतना आसान है, जल्द से जल्द हम लोग निकालने की कोशिश करें। तो फास्ट हम क्या करेंगे, सिंपली हमें ये क्लियर हो गया कि अगर इस फॉर्म में इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको फौरन हम कन्वर्ट कर लेंगे किस फॉर्म में, इस फॉर्म में। इसका मतलब राइट हैंड साइड की तरफ 1 ले आएंगे, तो जो कांस्टेंट वैल्यू आती है जो 8 आई यहाँ, इसी से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, अपने आप ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो x के नीचे जो वैल्यू है दैट इज x इंटरसेप्ट, y के नीचे जो वैल्यू है दैट इज y इंटरसेप्ट, तो अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट का। अब इससे एक क्वेश्चन करके आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, 2-3 क्वेश्चन अभी और करते हैं तो अपने आप देखिए क्लियर होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऋजु रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन, ऋजु रेखा स्ट्रेट लाइन 8x प्लस 15y इज इक्वल टू 120 के एक्सेस के बीच, अक्षों के बीच अवरुद्ध अंश की लंबाई कितनी होगी। तो अवरुद्ध अंश के मतलब क्या हुआ, ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट, पोर्शन। तो अगर हम ये कहेंगे एक्स एक्सेस, तो इसका पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि हमने लाइन ये बनाया, या किसी डिफरेंट कलर से और दिखा दें, एक लाइन हमने ये बनाया, या कोई भी इस तरह की लाइन हम बना सकते हैं। तो अगर मान लीजिए सपोज कर लीजिए हमसे ये कहा जाएगा कि इनके बीच अवरुद्ध दूरी कैसे हम लोग निकालें, या किस तरह से डिस्टेंस जो है निकालें। तो यहां पे अगर मान लीजिए ये कट कर रहा है 6 पर, तो ये 0,6 ये हो गया डिस्टेंस, और ये कहां कट कर रहा है, मान लीजिए हमने कहा ये 8 पर कट कर रहा है, ये 0.8 है, तो ये हो गया आपका 8,0। अब ये कह रहा है कि एक्सेस के बीच में जो अवरुद्ध पार्ट है, ये एक्सेस है यहां कट कर गया, ये एक्सेस है यहां कट कर गया, तो ये ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट हुआ, ऑब्स्ट्रक्टेड पोर्शन। इसी को अवरुद्ध जो है आपके अवरुद्ध अंश कहेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर एक्स एक्सेस कट कर रहा है यहां तक, तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या कहेंगे, अवरुद्ध अंश।
तो अवरुद्ध अंश हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक हम डायरेक्ट जो है आपके पाइथागोरस थ्योरम लगा करके निकाल रहे हैं। ये डिस्टेंस 6 है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक 8 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएंगे तो ये 10 हो जाएगी, अवरुद्ध पोर्शन आ गया। मान लीजिए यहां से यहां तक डिस्टेंस 5 है या 4 है, यहां से यहां तक 3 है, तो अब इसको अवरुद्ध अंश अगर निकालना है तो कितना हो जाएगा? क्योंकि 90 डिग्री अगर हम देखेंगे तो ये 5 हो जाएगा। और दूसरा तरीका होगा डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालना। अभी क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हम लोग ने पढ़ा नहीं है, इसी के जस्ट बाद आपका डिस्टेंस फॉर्मूला आएगा। तो दो पॉइंट के बीच में, क्योंकि इसका हमें जब 6 पर ये कट कर रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट पता है। कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,6 और इसका कोऑर्डिनेट 8,0। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग ने देखा था कि कैसे डिस्टेंस निकालते थे, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। हम निकाल के दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए 0,6 ये है, 80 ये है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर निकालना है तो x1 x2 दैट इज 0 - 8, 0 - 8 का होल स्क्वायर, y1 y2 6 - 0, तो 6 - 0 का होल स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे ये हो जाएगा √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो इसलिए ये हो जाएगा √64 और ये हो जाएगा 36। ये हो जाएगा √100 जो कि प्लस माइनस 10 होगा, लेकिन क्योंकि हम डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस को निगलेक्ट कर देंगे तो 10 आंसर हो जाएगा, -10 निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव होती है और हम लोग निकालना है डिस्टेंस, इसलिए रूट के दो वैल्यूज आती हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। नेगेटिव वाले को हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वालों को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो अपने आप देखिए ये डिस्टेंस 10 निकला है। तो चाहे तो हमने यहीं से कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तब भी हमें ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना हो गया? 10 हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो चाहे तो आप ऐसे निकाल लेंगे, चाहे डिस्टेंस फॉर्मूले में रख करके निकाल लें, दोनों चीजें। तो इसको हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। तो अब देखिए कैसे जो है हम लोग निकालें या किस तरह से निकालें इसको देख लेते हैं। जैसे 8x + 15y बराबर 120 की, अभी आपने देखा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इक्वेशन को x/a + y/b बराबर 1 के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। जब हम इस फॉर्म में ले जाएंगे तो हमें आसानी से इसको मिल जाएगा। तो अब यहां से इसको डिवाइड करें 120 को, तो 120 से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं, तो 8x/120 + 15y/120 बराबर 120/120, 120 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। ये कितना हो गया? x/15 और ये हो गया y/8 बराबर 1 के। ये आपके आ गया। अब चाहे तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लीजिए या डायरेक्ट निकाल लीजिए। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? इसका मतलब ये शो कर रहा है कि जो हमारी एक्स एक्सिस पर मान है वो है 15, यहां से यहां तक डिस्टेंस 15 है, क्योंकि ये 15,0 पर कट कर रहा है, और y पे 8 है, इसके मतलब 0,8 पर ये है, तो ये डिस्टेंस 8 शो हो रही है। तो अब इस डिस्टेंस को आपको निकालना है। अगर हम इसको O मान लें और AB निकालना है, तो लेंथ AB आपको निकालना है। तो AB कैसे निकालेंगे? AB डायरेक्ट आप जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 64 + 225, तो ये कितना हो जाएगा? 289, √289, और √289 कितना होता है? 17 होता है। और या फिर आपको अगर मान लीजिए ट्रिपलेट याद हो, क्योंकि हमने ट्रिपलेट आपको रटा दिया था, याद करा दिया था, तो ट्रिपलेट्स अगर याद हो तो आपको कुछ नहीं करना। 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर होता है? 17 के स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए 17 हो जाएगा। इसलिए जो ऑब्स्ट्रक्टेड पोर्शन है, ये ऑब्स्ट्रक्टेड पोर्शन हुआ यहां से यहां तक, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? 17 हो गई, तो इसलिए 17 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 17 यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 3x + 2y बराबर 8 के और 5x - 11y + 1 बराबर 0 के
प्रतिच्छेदित बिंदु के कोऑर्डिनेट कितने होंगे। प्रतिच्छेदित बिंदु में जैसे हमने आपको बताया था कि दो अगर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y बराबर 8 के, और दूसरा इक्वेशन है 5x माइनस 11y प्लस 1 बराबर 0 के। तो इन दोनों को सॉल्व करने पर जो x और y की वैल्यू आएगी वही इसका प्रतिच्छेदित बिंदु हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो जाएगा। और x y की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं आप? देखिए, हम दो तरीका आपको बताते हैं। पहले हम एक कैलकुलेशन मेथड बता देते हैं, फिर हम आपको शॉर्ट तरीका बताते हैं, जिससे कि कोई कैलकुलेशन ना करना पड़े और फटाक से आपका आंसर आ जाए, कम समय लगे। तो पहले हम जो इसका एक्चुअल मेथड है उसको हम लोग देख लें। तो अब जैसे यहां पे आप देख रहे हैं कि 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एक इक्वेशन ये है, और दूसरा है 5x माइनस 11y प्लस 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, ये वैल्यू होगी। अब देखिए, इसमें से x या y के कोफिशिएंट्स को सेम कर लें। कोफिशिएंट को सेव करने का मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ 11 है, 2 11 का एलसीएम ले लें। एलसीएम कितना आएगा? दैट इज 22। इसका मतलब इसको भी 22 बनाना है, इसको भी 22 बनाना है। जब 2 को 22 बनाना है, इसके मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 11 से। और जब हमें जो है 11 को 22 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 33x प्लस 22y बराबर 88 के, और ये हो जाएगा 10x माइनस 22y बराबर -2 के। अब इसे देखिए, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा 43x और ये हो जाएगा 86। तो 43x बराबर 86 के, इसलिए x बराबर 2 के आ गया, x की वैल्यू 2 है। अब देखिए, अगर ध्यान दीजिए तो इसके बाद आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना, क्योंकि x की वैल्यू 2 कितनी जगह पे है? सिर्फ यहां है, इसलिए आंसर आपका a हो गया, y निकालने की जरूरत ही नहीं। और नहीं तो आप x की वैल्यू कहीं पर भी रख दीजिए, इसमें रख करके देख लीजिए। तो 3 इंटू 2 दैट इज 6 प्लस 2y बराबर 8 के, या 2y बराबर 8 माइनस 6 दैट इज 2 के, y इज इक्वल टू 1 के। तो आप देख रहे हैं x और y की वैल्यू आ गई 2,1। तो सिर्फ आपको इक्वेशन सॉल्व करना है, तो इसके मतलब x और y का जो पॉइंट है ये कितना हो गया? 2,1। इसलिए a वाला आंसर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इंटरसेक्टिंग पॉइंट जब आपको निकालना है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकलता है ये समझ लें। इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो निकलता है वो आपके x y के कैलकुलेशन करने से। तो ये इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये तो प्रॉपर मेथड है, समझ लिया आपने अच्छे से। x की वैल्यू निकाला, y की वैल्यू निकाला, जो x और y की वैल्यू होगी वही क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। लेकिन ऐसा करने में हो सकता है हमें ज्यादा समय लगे। अब कुछ ऐसा करें कि जिसमें कि हमारा बहुत जल्दी से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाए। तो अब हम शॉर्ट तरीका हम बताने जा रहे हैं आपको कि शॉर्ट मेथड क्या होगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का। अब शॉर्ट मेथड क्या है? ऐसे सेंस लगाइए कि एक इक्वेशन ये है 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 8 के, और दूसरा इक्वेशन जो है वो है आपके 5x माइनस 11y प्लस 1 बराबर 0 के। एक इक्वेशन ये है, और दोनों के कटिंग पॉइंट ये दिए जा रहे हैं ABCD के फॉर्म में। अगर आंसर ये है, सपोज कर लीजिए -2,1, तो इसके मतलब -2,1 इस लाइन पर भी है और -2,1 इस लाइन पर भी है। इसलिए -2,1 x y की जगह रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को सेटिस्फाई करना चाहिए दोनों इक्वेशन में। तो आप डायरेक्ट आंसर से निकाल सकते हैं। तो यहां पर आंसर क्या होगा ये हम लोगों को देखना है। तो ये आंसर क्या होगा या किस तरह से हम लोग निकालेंगे? देखिए, बहुत आसान है, तरीका है। एक एक इक्वेशन पकड़ते, जैसे मान लीजिए a आंसर पकड़ा, x की वैल्यू 2 है, 1 है। अब देखिए, जैसे 3x प्लस 2y लिखने की जरूरत नहीं है, वहीं पर चेक कर लीजिए। 3x 3 इंटू 2, x की वैल्यू की जगह 2 रखें, 3 इंटू 2 दैट इज 6, प्लस 2 इंटू y की जगह 1 रखें, 1 2, क्या 8 के बराबर है? तो 6 प्लस 2 क्या 8 के बराबर है?
है, इसलिए ट्रू। पहला इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। सेकंड इक्वेशन पे है 5x माइनस 11y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यू फिर 2 और 1 रखिए, तो 5 इंटू 2 दैट इज 10 माइनस 11 इंटू 1 माइनस 11 प्लस 1 क्या 0 के बराबर है? तो देखिए ये भी 0 के बराबर है, इसलिए ये भी ट्रू है। दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। और अगर दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके मतलब यही आंसर है। अगर ये सेटिस्फाई ना कर रहा होगा तो फिर हम इसको चेक करेंगे एक्स वाई की जगह रख के। ये भी नहीं सेटिस्फाई करेगा तो इसको चेक करेंगे, ये भी नहीं करेगा तो इसको चेक करेंगे, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ए बी सी डी में से कोई ना कोई एक सेटिस्फाई करेगा। तो आसान तरीका क्या होता है, तुरंत निकालने का तरीका क्या होता है, वो ये है कि एक्स और वाई की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट जो आंसर आपका आ रहा है 2,1, ये क्या है, ये इस लाइन पर लाई कर रहा है, इसलिए एक्स वाई पर रखने पर सेटिस्फाई होना चाहिए ये इक्वेशन। और ये पॉइंट इस लाइन पर भी जो है लाई कर रहा है, इसलिए एक्स वाई की जगह इस वैल्यू को रखने पर इस इक्वेशन में भी सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ये सेटिस्फाई करना चाहिए। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज 2,1। तो ये जो है निकालने का तरीका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग बार बार सॉल्व नहीं करेंगे इक्वेशन को। अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्रोच से इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 3x माइनस वाई बराबर 12 के और 5x माइनस 3y बराबर 16 किस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। अभी हमने आपको एक्सप्लेन करके बताया। एक कॉन्सेप्ट हम क्या ले सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालें, जो हमने कहा कि हम लोग नहीं करेंगे। जैसे एक इक्वेशन है 3x माइनस वाई बराबर 12 के और दूसरा है 5x माइनस 3y बराबर 16 के। अब यहाँ पे देखिए y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ 3 है। 1 3 का एलसीएम 3 होगा, ये 3 रहने दीजिए, इसको 1 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 9x माइनस 3y बराबर 36 के। और ये 1 से मल्टीप्लाइड है, इसलिए 5x माइनस 3y बराबर 16 के। अब इसमें से क्योंकि ये दोनों सेम साइन है, इसलिए इसमें से इसको माइनस करिए, माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी इन सब की, ये कैंसिल हो जाएगा। 9x माइनस 5x दैट इज 4x, 4x इक्वल्स टू 20, x इज इक्वल्स टू 5। x की वैल्यू 5 आ रही है। x की वैल्यू अगर हम यहां रख दें तो ये 15 हो जाएगा। 15 माइनस 12 दैट इज y इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। तो 5,3 पर जो है आपके एक दूसरे को ये कट कर रही है। तो ये जो है आपके एक तरीका हुआ जिससे कि हम लोग ने इसको सॉल्व करा। तो अब आप देखेंगे कि ये तो एक तरीका है, लेकिन हमने आपको मना किया कि इस मेथड से मत करिए। क्यों? क्योंकि आंसर से डायरेक्ट निकालिए, क्योंकि ये पॉइंट अगर आंसर है तो ये इस पर भी लाई करेगा, इस पर भी लाई करेगा, तो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए। जो पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही कटिंग पॉइंट होगा। तो इसलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए x इज इक्वल टू 2, अगर हम ए ऑप्शन अगर हम चेक कर रहे हैं x इज इक्वल टू 2, अब इसमें और इसमें रख करके देखें, इसमें रखते हैं तो ये हो जाएगा 6 माइनस वाई बराबर 12 के। तो y बराबर क्या आ रहा है, y बराबर आएगा -6 के, जबकि यहां पर y कितना दिया है, y 3 दिया हुआ है। या आप ऐसे रख सकते हैं कि x की वैल्यू रख दीजिए, y की वैल्यू रख दीजिए, x की जगह 2, y की वैल्यू 2। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से सेटिस्फाई करता है कि नहीं, ये भी कर सकते हैं आप। देखिए x की जगह 2 रखें तो ये हो जाएगा 6, y की जगह 3 रखें -3 बराबर 12 के। ट्रू है, फॉल्स है, गलत है, फॉल्स गलत है। इसका मतलब कि ये ए आंसर नहीं है। बी विकल्प देखिए 2 और 5 अगर हम रखें, x की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो हो गया 6 माइनस 5 बराबर 12 के, ये भी फॉल्स है। इसके मतलब पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सी इक्वेशन के अनुसार 5 और 3 अगर हम रखें तो 5 3 15 माइनस 3 बराबर 12 के, तो ये ट्रू हो गया। तो पहले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरे इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर हम x की जगह 5 और y की जगह 3 रखते हैं तो इसमें अगर हम रखें तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर 16 के।
तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को फिर सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों ट्रू हैं, दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए सी वाला आंसर हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। तो वैल्यू को पुट करके जो सेटिस्फाई करे दोनों इक्वेशन को वो निकालना ज्यादा आसान होगा बनिस्बत आपके कैलकुलेट करके। तो आपको अगर ये आसान लगता है तो आप ऐसे करिए, और अगर इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करके देखना है तो एक एक पॉइंट रखते जाइए, अपने आप सेटिस्फाई कर जाएगा। तो ये भी जो है आपके एक तरीका हो सकता है जिससे कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि x की वैल्यू 2 रखिए, y की वैल्यू अगर 3 आती है तो आंसर ये है, 3 नहीं आती तो ये आंसर नहीं होगा। x की वैल्यू यहां जो है दोनों इक्वेशन में 2 रखिए, अगर 2 रखिए, अगर y की वैल्यू 5 आती तब दोनों इक्वेशन में अगर 5 आ रही है तो इसके मतलब सही है, यही होगा। x की वैल्यू इसमें 5 रखिए दोनों इक्वेशन में, अगर y की वैल्यू दोनों इक्वेशन से 3 आ रही है तो इसके मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, इसके मतलब जो है आप यही आंसर हो जाएगा। तो सेटिस्फाई करा करके आंसर को निकालना वो ज्यादा बेहतर होता है और ज्यादा आसानी से जो है हम लोग क्वेश्चन को निकाल लेते हैं इसमें। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से 2x + 1 = 0 के और 3y - 9 = 0 के आलेख किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा। अब किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा, आपको पता है कि x और y की वैल्यू आपको निकालना है। एक लाइन है, मान लीजिए 2x + 1 = 0 के, दूसरी लाइन है 3y - 9 = 0 के। सपोज कर लिए ये लाइन है। अब ये कहां पर एक दूसरे को कट करेगी, ये x, y आपको निकालना है। इसका मतलब x, y की वैल्यू निकालना है। तो अब चाहे आप वैल्यू इसके अंदर रख करके सेटिस्फाई करा लीजिए और या सॉल्व कर लीजिए। इसमें देखिए जब x और y में एक ही टर्म रहे तो सॉल्यूशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। आप इसको देखिए 2x 1 उधर ले आइए, ये -1 हो जाता है, x बराबर -½ के, डायरेक्ट निकल आया। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 3y -9 को उधर ले जाइए तो 3y बराबर 9 के हो गया, इसलिए y बराबर 3 के हो गया। तो x की वैल्यू -2 और 3, तो इसलिए -1/2 और 3, -1/2 3, ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है या फिर हम लोग वैल्यू पुट कर दें, दोनों वैल्यू इसको पुट करें और देखें क्या सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर होगा, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो आंसर नहीं होगा। जब एक ही वेरिएबल हो, जैसे यहां x है y नहीं है, यहां पे y है x है, तो डायरेक्ट आप वैल्यू निकाल लीजिए। यहां से x की डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगी, यहां से y की वैल्यू निकल आएगी। x y की जो वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगा, वही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, प्रतिच्छेदित बिंदु होगा। तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को बहुत ज्यादा टफ जो है, आपके एक तरह से बहुत ज्यादा जो है आप ये कहें कि इसको जो है बहुत वर्किंग नहीं करनी पड़ती, थोड़ा सा वर्क करने से अपने आप आपका आंसर आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ax + by + c = 0 के प्रकार एक समीकरण है जहां a not equals to 0, b is not equals to 0, c is equals to 0 एक ऋजु रेखा को निरूपित करता है जो गुजरती है। अब देखिए कहां से गुजरेगी ये आपको बताना है। हमने आपको बताया था इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन ax + by + c = 0 के। अगर किसी इक्वेशन में x का टर्म ना हो, by + c = 0 के है, तो जो टर्म नहीं है वेरिएबल का, तो ये लाइन उसके पैरेलल होगी। तो ये लाइन क्या होगी, तो ये लाइन जो होगी ये पैरेलल टू y एक्सेस हो जाएगी, सॉरी x एक्सेस हो जाएगी। x एक्सेस क्यों, क्योंकि x का टर्म नहीं है। अगर y का टर्म नहीं है, किस फॉर्म का इक्वेशन है, ax + c = 0 के, तब ये पैरेलल हो जाएगी किसके, ये लाइन किसके पैरेलल हो जाएगी, y एक्सेस के। और हमने आपको बताया था अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है ax + by = 0 के, तब ये कहां से होकर तब पास करेगी, कहां से, ओरिजिन से, 0,0 से। अगर x टर्म नहीं है तो x एक्सेस के पैरेलल है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा 3y
-6 बराबर 0 के। अब इसमें x का टर्म नहीं है, ये हो गया 3y इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 2। अगर हम इसका इक्वेशन बनाएं तो y की वैल्यू 1 ये है, 2 ये है, इसका मतलब ये लाइन जा रही है y इज इक्वल्स टू 2, तो y इज इक्वल्स टू 2 इस पे हमेशा रहेगा। इसका मतलब इस लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, 3y -6 बराबर 0 के, जो x एक्सिस के पैरेलल हो गई, x एक्सिस के पैरेलल हो गई। x का टर्म नहीं है इसलिए x एक्सिस के पैरेलल, y का टर्म नहीं है y एक्सिस के पैरेलल, और अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है इसका मतलब ओरिजिन से जा रही है। यही इसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब आप अपना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि कैसे आप सॉल्व करेंगे इसको। जैसे कह रहा है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के, कह रहा है a 0 नहीं है, a इज नॉट इक्वल्स टू 0, b इज नॉट इक्वल्स टू 0 और c 0 है लेकिन, तो इसका मतलब ये इक्वेशन किस तरह का बनेगा, ax मतलब a की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, 0 नहीं है, b की भी कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसके मतलब कि 0 नहीं है, लेकिन c 0 है, इसका मतलब c नहीं है। तो इक्वेशन अगर इस टाइप का है जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो अभी हमने आपको क्या बताया, वो कहां से पास करेगा, ओरिजिन से, 0,0 से, तो 0,0 से हो करके जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस जो है आपके आंसर को निकाल सकते हैं। तो ऐसी सारी वैल्यूज जो जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होता, जितनी भी लाइन होगी वो सब के सब कहां से पास करेगी, ओरिजिन से। तो ये ओरिजिन से पास करेगी जितनी भी इस तरह की लाइनें होंगी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है, यदि समीकरण 3x - 5y बराबर 4 और 9x - 2y बराबर 7 के आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो कटान बिंदु निकालना है। तो अब यहां पर फिर वही चीज है कि x y की वैल्यू चाहे निकाल लीजिए और चाहे वैल्यू को रख करके सेटिस्फाई करा दीजिए, दोनों चीज है। अब क्योंकि ये फ्रैक्शन में है तो रखेंगे तो थोड़ा सा वैल्यू रखेंगे तो सेटिस्फाई तो हो जाएगा, जो है सेटिस्फाई करेगा या नहीं सेटिस्फाई करेगा मतलब इक्वेशन, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। बेहतर होगा कि हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। जैसे 3x - 5y बराबर 4 के ये दिया है, दूसरा इक्वेशन है 9x - 2y बराबर 7 के। अब या तो जो है आपके y को इक्वल कर लीजिए या x को इक्वल कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। मान लीजिए हम आपकी x को इक्वल करते हैं, 3 9 का एलसीएम कितना हुआ, 9 हुआ, तो इसको 3 से पहले मल्टीप्लाई करना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, अगर आप ऐसा करना चाहें तो। अगर मान लीजिए कि हम y को बराबर करना चाहते हैं, 5 2 10, 10 इसको बना दे, 10 इसको बना दे। अगर 10 इसको बनाना है तो इसके मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, अगर इसको 10 बनाना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम ये वाला इक्वेशन करते, मतलब x को बराबर करते, तो इसको तो 1 से मल्टीप्लाई करने के मतलब इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है y को बराबर करने के लिए, और यहां पे x को जो है आपके बराबर करने के लिए सिर्फ एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो बेहतर क्या होगा, एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 इक्वेशन को, तो हमारा टाइम बचेगा, एक इक्वेशन को हो रहा है। तो इसलिए क्या करें, हम x को जो है x को बराबर करेंगे, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ये 1 से ही रहेगा उसी तरह से। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 9x - 15y बराबर 12 के, और ये वैल्यू हो जाएगी 9x - 2y बराबर 7 के। अब इस इक्वेशन में से इक्वेशन को माइनस कर दिए, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसको माइनस कर दिए, 9x - 9x -15 - 2y, तो ये हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा, तो -13y हो जाएगा बराबर 12 - 7। तो 12 - 7 कितना हो जाएगा, ये हो रहा है आपका 12 - 7 दैट इज 5। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -13 इधर ले आए, तो y बराबर हो जाएगा -5/13। -5/13 सिर्फ यहां पे है, इसलिए ये आंसर होगा। x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है, एक वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, अपने आप एक से ही आंसर निकल आएगा, चाहे x निकाल ली चाहे y निकाल ली। तो -5,13 सिर्फ यहां पे मौजूद है, बाकी ना यहां है ना यहां है ना यहां है, तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो सिर्फ इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है।
सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल देना है। अब इस वाई की वैल्यू चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी जो कितनी निकलेगी 9/13। जब आप सॉल्व करेंगे तो 9/13 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन को बस सिर्फ या तो फिर इक्वेशन सॉल्व करते हैं या वैल्यू रख करके सेटिस्फाई कराते हैं। तो वैल्यू रख करके सेटिस्फाई, क्योंकि ये फ्रैक्शन था इसलिए वैल्यू रख करके सेटिस्फाई नहीं कराया, सॉल्व कर लिया डायरेक्ट, तो सोल्यूशन ज्यादा आसान होगा फ्रैक्शन में। और अगर पूर्ण संख्या होती तो यहां पर ऑप्शन में कंप्लीट नंबर होता, होल नंबर होता, तो हम लोग डायरेक्ट उसी से करते हैं। तो डी वाला आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब है यदि समीकरण 3y माइनस एक्स बराबर 6 और 3x प्लस 5y बराबर 38 के आलेख आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं तो बिंदुओं के निर्देशांक क्या होंगे? वही है, उसी तरह कीजिए। जैसे अगर हम ऑप्शन रखते हैं, पूर्ण संख्या में है ऑप्शन रखते हैं, अगर वैल्यू हम 3 और 3 रखें तो पहले विकल्प के अनुसार 3 3 अगर दोनों जगह रखें तो 3 इंटू 3 9 माइनस 3 बराबर 6 के है, तो ट्रू है, सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें रखें तो 3 3 से 9 प्लस 5 3 से 15 बराबर 38 के है, नहीं, फॉल्स है। इसके मतलब ए वाला आंसर नहीं है। बी विकल्प के अनुसार देखिए, बी विकल्प के अनुसार 2 और माइनस 3 रखें, तो अगर हम 2 रखते हैं तो ये हो गया 3 2 6 और माइनस 3 यहां रखें तो माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 6 के है, फॉल्स हो गया, गलत है, पहले ही नहीं सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए बी आंसर नहीं होगा। सी आंसर देख लीजिए, 4 और 5, अगर हम 4 और 5 रखते हैं तो 3 इंटू 4 12 माइनस 5 बराबर 6 के हैं, क्या ये ट्रू है? नहीं, फॉल्स है, इसका मतलब सी आंसर भी नहीं होगा। इसका मतलब फिर डी वाला आंसर होगा। अब चेक करिए चाहे ना करिए, क्योंकि ए बी सी चेक हो गया, तीनों नहीं है, इसलिए डी वाला सेटिस्फाई करेगा। देखते हैं, सेटिस्फाई करा करके देखते हैं। 6 अगर हम रखें y की जगह तो 6 3 से 18 माइनस 4, सॉरी हम x की जगह, सॉरी हम फिर से कर रहे हैं सॉल्यूशन। जल्दबाजी में जो हम इसको x की जगह और इसको y की जगह हम रखते चले गए, जबकि उल्टा है। जैसे ए ऑप्शन में फिर से आते हैं, 3y की जगह 3 रखें तो ये जाएगा 9 माइनस 3 बराबर 6 के, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है। दूसरे इक्वेशन में अगर रखें 3x 3 इंटू 3 दैट इज 9 प्लस 5 3 15 बराबर 38 के, ये फॉल्स है, इसके मतलब ये गलत है। बी ऑप्शन देखें, इसके मतलब ए आंसर नहीं है। बी ऑप्शन अगर हम देखें तो 3 इंटू माइनस 3, क्योंकि y की जगह आपको ये वैल्यू रखना है, तो 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 हो जाएगा और माइनस 2 बराबर 6 के, ये भी फॉल्स आ रहा है, गलत है, इसका मतलब बी ऑप्शन भी नहीं होगा। सी ऑप्शन अगर हम रखें 4,5 तो y की जगह हम 5 रखेंगे दैट इज 15 माइनस x की जगह 4 रखेंगे 4 बराबर 6 के, इसके मतलब ये भी नहीं है क्योंकि फॉल्स है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब हम लोग डी ऑप्शन, इसका मतलब डी वाला आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन रख करके देखें तो 3 इंटू वाई की जगह 4 12 हो जाएगा, 3 4 12 माइनस 6 बराबर 6 के, तो पहला इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू है। दूसरे इक्वेशन में इसी को रखें तो 3 6 18 प्लस 5 4 20 बराबर 38 के, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ भी ये है, तो ट्रू आ रहा है दोनों तरफ, दोनों इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तो डी वाला आंसर है। तो इस तरह से वैल्यू को पुट करके आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, या तो इक्वेशन सॉल्व करिए जैसे हमने आपको बताया, और या फिर वैल्यू रख करके हम लोग जो है निकाल सकते हैं इस तरह के क्वेश्चनों को। तो बेहतर ये होता है कि हम लोग अगर कभी भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकाल लीजिए वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5x प्लस 6y बराबर 30 के लेखा चित्र का अंतःखंड कितना होगा? अब अंतःखंड फिर वही जो है आपके एक तरह से अंतःखंड निकालने के लिए जैसे हमने आपको बताया था कि कोई अगर लाइन है तो यहां से यहां तक जो वैल्यू कट होती है वो x इंटरसेप्ट होती है, यहां से यहां तक y इंटरसेप्ट होती है, तो इसलिए इक्वेशन किस टाइप का बनता है? x बाय a
प्लस वाई बाय बी बराबर 1 के। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें जो दिया गया इक्वेशन है। तो 5x प्लस 6y बराबर 30 के दिया है, 30 से इधर डिवाइड कर दीजिए। तो 5x बाय 30 प्लस 6y बाय 30 बराबर 30 बाय 30। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में 30 से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड पे हमें 1 लाना है, 1 लाने के लिए ऐसा किया गया। अब देखिए x बराबर x बाय 6 टाइम्स ये कैंसिल हो जाएगा और y बाय ये 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा बराबर 1 के। ये हो गया। इसका मतलब x पर अंतःखंड 6 है और y पर अंतःखंड 5 है। तो ये जो वैल्यू है आपके यहाँ पे देखा जा सकता है, जैसे कह रहा है लेखाचित्र के अंतःखंड कितना होगा। तो जो आपकी वैल्यू है 6 और 5, तो इसमें यहां पे ये छूट गया है, ये है x अंतःखंड। x अंतःखंड कितना होगा? तो x अंतःखंड कितना है? 6 है। तो इसके लिए आंसर ये हो जाएगा। अगर हमसे कहता y अंतःखंड कितना है, तब आंसर क्या हो जाता? तब 5 हो जाता। तो ये x अंतःखंड छूटा हुआ है, तो इसको जो है आप देख लें, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6। तो 6 एकक जो है आपके, क्योंकि x के नीचे जो वैल्यू होगी वही x इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू 6 है और ये वैल्यू 5 आ रही है, और ये x इंटरसेप्ट को ये शो कर रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7x माइनस 3y बराबर 2 के ग्राफ का अंतःखंड इंटरसेप्ट है। इसमें भी छूटा हुआ है, y इंटरसेप्ट होगा मेरे ख्याल से। ये भी y इंटरसेप्ट है, y अंतःखंड। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो वैल्यू क्या है? तो 7x माइनस 3y बराबर 2 के। इसको भी हम किस फॉर्म में ले आएंगे? x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल्स टू 1 के। इस फॉर्म में अगर हम ले आए तो हमें पता चल जाएगा x और y का अंतःखंड क्या है। इसको करने के लिए 2 हटाना है, 1 लाना है राइट हैंड साइड पे, तो 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो 7x बाय 2 माइनस 3y बाय 2 बराबर 2 बाय 2 के। अब इसको इस फॉर्म में करना है। अगर इस फॉर्म में करना है तो क्या हो जाएगा? x अपॉन 2 बाय 7 प्लस, क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में होगा तो इसलिए माइनस 3 नीचे आ जाएगा, तो y अपॉन माइनस 2 बाय 3 बराबर 1 के। अब इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। तो अब इसमें क्योंकि आंसर जो है 2 बाय 7 दिया हुआ है, तो इसका मतलब इसका भी x इंटरसेप्ट ही पूछा गया है। x अंतःखंड कितना होगा? तो x अंतःखंड इसका कितना हो जाएगा? दैट इज 2 बाय 7। तो इंटरसेप्ट कोई भी पूछ सकता है। अगर y इंटरसेप्ट पूछता है तो y का आंसर क्या होता है? माइनस 2 बाय 3 या 2 बाय 3 भी आप कह सकते हैं। तो इंटरसेप्ट वैल्यू जो है वो आपके एक तरह से डिस्टेंस को शो करती है, दूरी को शो करती है। ओरिजिन से जहां तक की आपके कट हो x एक्सिस या y एक्सिस को, वो जो है इंटरसेप्ट शो होता है। तो x इंटरसेप्ट क्या है? 2 बाय 7, y इंटरसेप्ट क्या है? माइनस 2 बाय 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन है वो ऐसे कट कर रही है, जिसके मतलब ये x पर सॉरी इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ ऐसे बनेगा कि x को पॉजिटिव पर और y को नेगेटिव पर ऐसे जाएगा ग्राफ। तो x को कहां कट कर रही है? ये x एक्सिस को ये कट कर रही है 2 बाय 7 पे, और y को कट कर रही है किस पॉइंट पे? y को कट कर रही है माइनस 2 बाय 3 पे। तो इसलिए ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। और ये x अंतःखंड पूछ रहा था, तो x अंतःखंड ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट, दैट इज 2 बाय 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x प्लस वाई बराबर 6 के और x बराबर 2 के दो रैखिक समीकरण हो तो उन दोनों समीकरणों के लेखाचित्र का मिलन बिंदु क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? अब जैसे एक लाइन हमने बना लिया, ये है 2x प्लस वाई बराबर 6 के। दूसरी लाइन कोई बना लिया x बराबर 2 के, तो x बराबर 2 के मान लीजिए ये लाइन है, x बराबर 2 के ये लाइन है।
कह रहा है इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट x, y की वैल्यू निकालना है। तो ये इक्वेशन चाहे x = 2 रखिए या x - 2 = 0 के इस लाइन का इक्वेशन हुआ। तो x की वैल्यू 2 तो पहले ही से आ गई, ये वैल्यू 2 है ही है, तो x की वैल्यू 2 या तो आंसर ये होगा या ये होगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 यहीं पे है खाली। अब x की वैल्यू 2 रख करके y की वैल्यू निकाल लें सॉल्यूशन करके। इसमें अगर हम रखते हैं x की वैल्यू 2, अगर इसे रख दें तो 2 × 2 + y = 6 के, ये हो गया। तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 6 - 4, इसलिए y = 2 के। तो x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है, x को आपने 2 रखा तो y भी कितना निकला है 2, तो 2, 2 ये वाला आंसर हो जाएगा। इसलिए पॉइंट क्या होगा 2, 2। तो इस तरह से दोनों जो दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को कहां कट कर रही हैं, उसके मिलन बिंदु या कटिंग पॉइंट जिसको कहा जा रहा है, उस कटिंग पॉइंट पर आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये इसका कटिंग पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी वही चीज है कि 25x + 7y = 225 और x = 9 के ग्राफ किस बिंदु पर मिलते हैं। तो x = 9 का ग्राफ और 25x + 7y 225 किस पर मिलेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक तरीका है सॉल्यूशन का, दूसरा तरीका है ग्राफ बनाने का। दोनों चीज जो है आप देख सकते हैं कि कहां पर ये मिलते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि 25x + 75y = 225 के। अब x की वैल्यू अगर हम 9 रखें, x = 9 अगर हम यहां रख दें इस वैल्यू में, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 + 75y = 225 के। 225 - 225 0 हो जाएगा, तो 75y = 0 के, इसलिए y = 0। तो कहां पे एक दूसरे को ये कट कर रहे हैं, x = 9 पर, y = 0 पे। तो 9, 0 ये आंसर हो जाएगा। तो 9, 0 बी वाला आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका आपका ये है जिससे कि हम लोग इसको निकाल सकते हैं। दूसरा और तरीका क्या हो सकता है उसको भी समझ लीजिए। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि अगर हम इसको पहले बना लें, 25x + 7y 75y = 225 के। 225 से डिवाइड कर दें दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 25x / 225 + 75y / 225 = 225 / 225। ये हो गया। 25 9 टाइम्स कैंसिल, x/9 और y 75 3 टाइम्स कैंसिल, y = 3 के = ये वैल्यू आ गई। इसका मतलब कि हमारा जो ग्राफ है वो ऐसे जा रहा है कहीं कि x = 9 पर ये कट कर रहा है और y = 3 पर कट कर रहा है। तो x 9 पर और y 3 पर। तो ये जो आपकी लाइन है, ये कौन सी लाइन हुई, ये वाली। 25x + 75y = 225, ये इसका इक्वेशन हुआ। दूसरी लाइन है x = 9, x = 9 ये जाएगी, x = 9 ये जा रही। दोनों एक दूसरे को कहां कट कर रही हैं, इस पॉइंट पे। तो जब इस पॉइंट पे कट कर रही तो इसका इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 9 तो ये है और x एक्सिस पर y का मान कितना होता है, 0 होता है। तो 9, 0। तो आप ग्राफ बना करके भी कर सकते हैं। तो आपने इसको अंतःखंड देख लिया, x = 9 के, y = 3 के, ये कट कर रही, इसका मतलब ये लाइन हो गई और इस लाइन का इक्वेशन हमने बना, ये है जिसको हमने प्लॉट कर लिया। दूसरी लाइन क्या है, x = 9, x = 9 ये होगी जो x = 9 के जो है लंबवत होगी। तो अब यहां से जाएगी y एक्सिस के पैरेलल। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को कहां कट कर रही है, इस पॉइंट पर। और इस पॉइंट का x का मान कितना है, 9 है, और y का मान कितना होगा, क्योंकि x एक्सिस पर y की वैल्यू कितनी होती है, ये x एक्सिस है,
एक्स एक्सेस पे y का मान कितना होता है 0, इसे 9,0। तो चाहे तो आप ग्राफ से निकाल लें प्लॉट करके, और चाहे सीधे x की वैल्यू यहां रखिए, y की वैल्यू आ जाएगी, तो 9,0 यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आंसर को निकाल लेते हैं। तो ये आपका आंसर होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन है, 2x + 6 बराबर 0 के और 5y - 25 बराबर 0 के आलेख किस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करता है। अब देखिए इस तरह का एक क्वेश्चन हम लोग पहले कर चुके हैं, और उसमें हमने आपको बताया था कि जब भी एक वेरिएबल हो, तो एक वेरिएबल हो तो डायरेक्ट उसी से आपकी वैल्यू निकल आती है। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर y नहीं है, x है, तो इससे x की वैल्यू निकल आएगी। इसके अंदर x नहीं है, इसके से y की वैल्यू निकल आएगी। तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर लीजिए, तो अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2x + 6 दैट इज इक्वल टू 0 के, तो हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा 2x बराबर -6 के, इसलिए x बराबर -6/2 अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर -3 के, ये x की वैल्यू हो गई। उसी तरह से y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 5y - 25 बराबर 0 के, तो इसलिए 5y बराबर 25 के, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 5 के। इसलिए आंसर जो हो जाएगा ये क्या होगा, -3,5। तो -3,5 कहीं पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, देखिए अब वैल्यू रख करके सेटिस्फाई चाहे तो करा दीजिए, वैल्यू रख करके हम लोग सेटिस्फाई करा दें तो भी हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ कौन सी वैल्यू रख करके सेटिस्फाई हो रही है। तो आपको तीनों रखना पड़ेगा, वो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, जबकि आंसर आपका डी है, इनमें से कोई नहीं है, तो क्या फायदा, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ आपका, ये वैल्यू हो गई। तो इस तरह से जो है प्रतिच्छेदित बिंदु को निकालना। तो बेसिकली क्या है कि जितने भी आपके इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि x बराबर जो आ रहा है -3 के आ रहा है और y = 5 के आ रहा है, तो अगर आप इक्वेशन बनाएंगे, ग्राफ भी बनाते हैं, तो आप देखेंगे y = 5 का ग्राफ ये होगा और x = -3 का ग्राफ -3 पे ये होगा, x = -3 का ग्राफ। ये दोनों कहां पे कट करेंगे एक दूसरे को, यहां पे, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, -3,5 -3,5 देख रहे हैं ग्राफ जो आपने बनाया। तो y = 5 ये वाला इक्वेशन हो गया, ये इस इक्वेशन की 5y - 25 बराबर 0 के, ये लाइन हो गई। और ये वाली जो लाइन है उसका वो कौन सी है, ये है 2x + 6 बराबर 0 के, यहां से जा रही है। तो दोनों के कटिंग पॉइंट क्या है, -3,5। तो ये करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे x और y की वैल्यू निकालिए, जो x की वैल्यू आएगी y की वैल्यू आएगी, वही कोऑर्डिनेट बन जाएगा -3,5। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके आसान होते हैं निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक जिसके शीर्ष वर्टेक्स के निर्देशांक -4,2, 3,4 और 1,3 होंगे। अब देखिए यहां पे ज्योमेट्री आप पढ़ चुके हैं, ज्योमेट्री में आपने किसी भी जो है आपके एक तरह से जब हमने 4 केंद्र के बारे में आपको बताया था, तो किसी भी त्रिभुज के 4 केंद्र के विषय में हम लोग ने पढ़ा था। एक तो ये था कि कोई त्रिभुज अगर है तो इसका परिकेंद्र एक होता है, परिकेंद्र वो होता है जो तीनों वर्टेक्स से होकर के जाए। इसका मतलब वृत्त की परिधि पर तीनों वर्टेक्स हो तो इसका केंद्र जो होगा ये परिकेंद्र कहलाएगा, तो सरकम सेंटर हो जाता है। एक ट्रायंगल ऐसा था कि जिसके भीतर अगर हम सर्कल बना रहे हैं और ये तीनों रेखाएं जो भुजाएं हैं वो स्पर्श रेखा इस पे काम करें, तो इसको अंतःवृत्त कहते थे, इन सर्कल कहते थे, और इसके केंद्र को अंतःकेंद्र कहते थे। फिर एक और जो है आपने पढ़ा था, उसमें ये पढ़ा था कि अगर हम लंब डालें, इस शीट से इस पर, इस शीट से इस पर लंब डाला और फिर इस शीट से इस पर लंब डाला,
तो आप देखेंगे सारे लंब एक ही बिंदु से होकर के जाते हैं, इसको लंब केंद्र कहा जाता था। और एक होता था केंद्रक। केंद्रक क्या होता था? केंद्रक में आपने देखिए जैसे पढ़ा था, केंद्रक क्या होता था? माध्यिकाएं। माध्यिकाएं मतलब मिड पॉइंट को सामने वाले शीर्ष से जोड़ देना, मिड पॉइंट को सामने वाले शीर्ष से जोड़ देना, मिड पॉइंट को सामने वाले शीर्ष से जोड़ देना, ये तीनों यहां पे मिलते हैं। ये होता था केंद्रक, जो कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड होता था। 2:1 का रेशियो, 2:1 का रेशियो में आपके डिवाइड करता था केंद्रक। इसी केंद्रक की बात यहां पे कर रहा है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, देखिए बस फॉर्मूला समझ लीजिए, अपने आप आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। क्या है फॉर्मूला या कैसे होता है? फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला कर लें फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर x1 y1 एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा x2 y2 दूसरा कोऑर्डिनेट है, और तीसरा जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है, तो केंद्रक जो हो जाता है अगर वो x, y है, तो ये कैसे x, y कैसे जुड़ा है आपस में इनसे? तो x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 से, और y की वैल्यू क्या होगी? y बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। x, y की वैल्यू निकल आती है। अब देख लीजिए इसका कोऑर्डिनेट, जैसे x1 y1 को अगर हम मान लें -4 और 2, x2 y2 को हम मान लें ये दिया है 3, 4 और 1, 3 इसको मान लें, तो हमें x निकालना है। तो अगर हम x की वैल्यू निकालें इसी फॉर्मूले से, तो देखिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x1 का मान कितना है? -4 प्लस 3, x2 का मान, x3 का मान 1 अपॉन 3, तो ये हो गया 0 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई। फिर इसी तरह से y की वैल्यू कैसे निकलेगी? दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये केंद्रक का फॉर्मूला होता है। तो अब क्या करेंगे? y की वैल्यू निकाल लेंगे। y1 क्या है? दैट इज 2, y2 क्या है? 4, y3 क्या है? 3। तो 2 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 3, तो ये हो गया 9/3, जो कि कितना हो गया? 3। तो x की वैल्यू 0 आ रही है, y की वैल्यू 3 आ रही है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा 0,3। इसका मतलब ये 0,3 जो है ये इसका आंसर हो गया। तो 0,3 जो है ये सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो कभी भी अगर किसी भी त्रिभुज का सेंट्रॉइड पूछा जाए, केंद्रक पूछा जाए, तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। बस आपको सिंपली फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए कि x कैसे निकलेगा। x की वैल्यू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। y की वैल्यू कैसे निकलेगी? केंद्रक का जो फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। बस इन दो फॉर्मूलों को याद रखिए और इसी से आपका केंद्रक का निर्देशांक निकल आता है, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड अगर कभी निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूले को रख करके डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। तो इसलिए किसी भी त्रिभुज का केंद्रक कितना हो जाएगा? 0,3 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये कोऑर्डिनेट से संबंधित थे या इंटरसेप्ट से संबंधित थे। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत आसान पोर्शन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बस आपको थोड़ा सा बस ध्यान ये रखना पड़ता है कि अगर बस बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, थ्योरीज क्लियर है और जो है आप हर चीज समझ रहे हैं, डायग्राम बना करके समझ रहे हैं, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं होता, बहुत इजी होता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजीएस्ट पार्ट है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसके क्वेश्चंस को। तो ये जो है हम लोगों का पार्ट हो जाता है जो आपके सेकंड पोर्शन होता है, जो कि इंटरसेप्ट और कोऑर्डिनेट से संबंधित आपके प्रश्न थे। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पोर्शन।